बड़े कदम। आम आदमी क्लिनिक की स्वास्थ्य सेवाएं अब घर बैठे व्हाट्सएप पर उपलब्ध। आम आदमी क्लिनिकों में 107 तरह की मुफ्त दवाइयां। आम आदमी क्लिनिकों में 47 तरह के मुफ्त टेस्ट। आम आदमी क्लिनिकों में एंटी रेबीज का मुफ्त टीका। आम आदमी क्लिनिकों में गर्भवती महिलाओं का मुफ्त इलाज। यही है नया पंजाब, जहां इलाज भी मुफ्त और मान सम्मान भी पूरा, क्योंकि लोगों की सेहत है सरकार की जिम्मेदारी। नमस्कार। इस बुलेटिन में बात होगी एटम बम के बाद राहुल के हाइड्रोजन बम के ऐलान की, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की। देखेंगे बिहार चुनाव से पहले कैसे जेडीयू में पड़ गई फूट, क्यों गडकरी के निशाने पर आई मोदी सरकार। जानेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बी सुदर्शन रेड्डी ने सीपी राधाकृष्णन को दी क्या चुनौती। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने उठाया चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी का मुद्दा, पेपर कटिंग की शेयर, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को बताया स्कैम। 18,000 हल्फनामों में से सिर्फ 14 का मिला जवाब, अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को बताया जुगाड़ आयोग। पंचायत चुनावों में 1 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम काटने का उठाया मुद्दा। अफगानिस्तान में भूकंप से 800 लोगों की गई जान, 2500 घायल। आधी रात को 6.3 की तीव्रता का आया भूकंप, सोते हुए लोगों को बचने का नहीं मिला मौका। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 554 अंकों के उछाल के साथ 80,364 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 198 अंकों की तेजी के साथ 24,625 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही वोटर अधिकार यात्रा का समापन हो गया, लेकिन महागठबंधन ने ऐलान कर दिया है कि लड़ाई जारी रहेगी। लड़ाई वोट चोरी रोकने की है, जिससे सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में लड़ा जाएगा। यात्रा के समापन पर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। तो क्या कुछ कहा राहुल ने, देखिए इस रिपोर्ट में। वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान किया है। राहुल ने कहा कि अब ये जरूरी बात बीजेपी सुने। आपने एटम बम का नाम सुना है, उससे बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। महादेवपुरा में हमने एटम बम गिराया था। बीजेपी के लोग तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। वोट चोरी की सच्चाई है वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। हाइड्रोजन बम के बाद मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। राहुल गांधी ने कर्नाटक की महादेवपुरा सीट को लेकर बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने वोटर लिस्ट में धांधली के सबूत सामने रखते हुए बताया था कि एक विधानसभा सीट पर 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर जोड़े गए और अब हाइड्रोजन बम आने वाला है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को लेकर राहुल बड़ा खुलासा करेंगे या फिर लोकसभा चुनाव में हुई धांधली का कोई बड़ा सबूत राहुल के हाथ लग गया है। इसके अलावा राहुल ने एक बार फिर महाराष्ट्र में वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा, महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद 1 करोड़ वोट जोड़े गए। लोकसभा में हमारे गठबंधन को जो वोट मिला उतना ही विधानसभा में मिला, लेकिन जो 1 करोड़ वोट जोड़े गए वो बीजेपी के खाते में चले गए। लोकसभा हम जीते, लेकिन विधानसभा में हमारी तीनों की तीनों मजबूत पार्टियां साफ हो गईं, क्योंकि चुनाव आयोग ने और बीजेपी ने मिलकर वोट चोरी की। राहुल ने ये भी कहा कि जिन लोगों ने महात्मा गांधी की जान ली वो लोग आज संविधान बदलना चाहते हैं, इसलिए हमने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की। यात्रा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि डबल इंजन की सरकार 6 महीने में गिर जाएगी। तो वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, ये बिहार की धरती है, ये लोकतंत्र की जननी है। बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया है। ये बीजेपी के लोगों का दिमाग घुटने में है। मोदी जी चाहते हैं कि फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में। हमारे मुख्यमंत्री भी इतनी बार पलटी मारते हैं कि उनका दिमाग चकरा गया है। अब वो अचेत अवस्था में चले गए हैं। ये बिहार में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, इसमें एक इंजन अपराध में लगा हुआ है और दूसरा भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। यही नहीं, महागठबंधन के नेताओं ने कहा कि जनता को अपने वोट की हिफाजत करनी होगी और इसके लिए वोट चोरी रोकनी होगी, क्योंकि वोट चोरी हो गया तो बाद में राशन कार्ड, नौकरी और बाकी सभी चीजें भी चोरी हो जाएंगी। वोट चोरी और एफआईआर को लेकर लड़ाई सिर्फ सड़क पर नहीं लड़ी जा रही, बल्कि संसद और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच रहा है। बिहार में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने समय सीमा के बाद भी डॉक्यूमेंट स्वीकार करने पर अहम आदेश दिया। तो वहीं कोर्ट के फैसले से वोटर्स को राहत भी मिलती दिखाई दे रही है। तो क्या कुछ हुआ कोर्ट में सुनवाई के दौरान, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। Don't just watch the future. कोर्ट ने बिहार में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के तहत दस्तावेज जमा करने की आखिरी डेट को बढ़ाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में चुनाव आयोग को 1 सितंबर की समय सीमा के बाद भी दस्तावेज स्वीकार करने का निर्देश दिया है। ये फैसला आरजेडी और एआईएमआईएम की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार एसआईआर प्रक्रिया को लेकर फैला भ्रम काफी हद तक विश्वास का मुद्दा है।
और ऐसे में राजनीतिक दलों को भी सक्रिय रहना चाहिए। कोर्ट ने बिहार विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वो वोटरों और राजनीतिक पार्टियों की मदद के लिए पैरा लीगल वॉलंटियर्स को तैनात करे ताकि दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सके। इन वॉलंटियर्स से जिला न्यायाधीशों के समक्ष गोपनीय रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है, जिस पर 8 सितंबर को विचार किया जाएगा। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल 2,74,00,000 मतदाताओं में से 99.5% ने अपने पात्रता दस्तावेज जमा कर दिए हैं। आयोग ने आरजेडी के 36 दावे दाखिल करने के दावे को गलत बताया और कहा कि सिर्फ 10 दावे ही दायर किए गए हैं। आयोग ने यह भी साफ किया कि 1 सितंबर के बाद भी दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी, लेकिन उन पर विचार वोटर लिस्ट को अंतिम रूप देने के बाद ही किया जाएगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को उन 65 लाख मतदाताओं की सूची जारी करने का निर्देश दिया था जिन्हें ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं किया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि आयोग को दस्तावेजों में आधार कार्ड को भी शामिल करना चाहिए। अब इस मामले में आगे क्या होता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। बिहार में वोटर्स को राहत मिलती दिखाई दे रही है तो एनडीए में टेंशन नजर आ रही है। बिहार चुनाव से पहले एनडीए बाहरी तौर पर खुद को कितना भी मजबूत दिखाने की कोशिश कर ले, लेकिन वक्त वक्त पर अंदरूनी कलह की खबरें उसकी पोल खोलती ही रहती हैं। अब जेडीयू को लेकर खबर सामने आई है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता ने पार्टी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे राज्य में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। देखिए रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने अपनी ही पार्टी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर मोकामा में अनंत सिंह के समर्थन को लेकर सवाल उठा दिए हैं, जिससे बिहार की सियासत में हलचल मच गई है। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब हाल ही में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह मोकामा में पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह के घर पहुंचे और उनके साथ रोड शो किया। नीरज कुमार ने इस घटना पर आपत्ति जताते हुए एक्स पर लिखा कि भारत रत्न जननायक की उपाधि चुराना और प्रधानमंत्री की मां के लिए अपमानजनक शब्द बोलना गाली कहलाता है, लेकिन बिहार के मोकामा में राजनीतिक कार्यकर्ताओं को पूर्व माननीय द्वारा सड़क छाप और लफुआ कहना भी क्या सम्मान है। उन्होंने अपनी ही पार्टी से इस दोहरे रवैये पर सवाल पूछा है। तो गाली देनी चाहिए। गलियारों में यह माना जा रहा है कि गलत करने का राइट क्यों है? अनंत सिंह कौन से मुद्दा पर है वो? क्योंकि नीरज कुमार प्राइम मिनिस्टर बन गए, गलत करते हैं तो उसको गाली दी जाए। नीरज कुमार ने वो सबसे अच्छा है। 2015 के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा और हार गए थे। गलत करने का कोई राइट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर मुद्दा है इसका। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में जब अनंत सिंह जेल से रिहा हुए, इलेक्शन कमीशन को गलत करने का कोई राइट नहीं है कि उन्हें जेडीयू से टिकट नहीं मिलेगा, उसको भी लेकिन ललन सिंह के रोड शो के बाद ये लगभग तय हो गया है कि इस विधानसभा चुनाव में जेडीयू गाली के लायक है वो अनंत सिंह को ही उम्मीदवार बनाएगी। इसी बात से नीरज कुमार नाराज हैं और उन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ अब बगावत का बिगुल फूंक दिया है। इस घटना ने जेडीयू की चुनावी रणनीति पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार एनडीए में फूट की चर्चाएं तेज हैं, तो सुर्खियों में नितिन गडकरी का बयान भी है। नितिन गडकरी ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसकी राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि जो लोगों को मूर्ख बना सकता है वही सबसे अच्छा नेता हो सकता है। उनका ये बयान पीएम मोदी पर तंज के तौर पर देखा जा रहा है। और क्या कुछ कहा नितिन गडकरी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बार फिर अपनी सरकार को घेरा है। गडकरी ने एक बड़ा बयान दिया है जिसने बीजेपी में खलबली मचा दी है। गडकरी ने कहा कि जो लोगों को मूर्ख बना सकता है वही सबसे अच्छा नेता हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने धर्म और राजनीति को दूर रखने की सलाह दी। पब्लिक मूर्ख बनाई 2014 बातें करना आसान है, मैं कोई अधिकारी नहीं हूं, लेकिन मुझे इसका एहसास है क्योंकि जिस क्षेत्र में मैं काम करता हूं वहां पूरे मन से सच बोलना मना है। जो लोगों को सबसे अच्छा मूर्ख बना सकता है वो ही सबसे अच्छा नेता हो सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है अंत में सत्य की ही जीत होगी। इसके अलावा उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि धर्म और काज को मंत्रियों से दूर रखना चाहिए। धार्मिक कार्य, सामाजिक कार्य और राजनीति अलग अलग चीजें हैं। अगर धर्म को सत्ता सौंप दी जाए तो उसे नुकसान होगा। मंत्री जहां भी जाते हैं वहां आग लगाने से खुद को रोक नहीं पाते। वो दो महंतों के बीच झगड़ा कराते हैं, फिर गद्दी के लिए संघर्ष होता है, फिर सरकार निलंबित करती है, एक समिति नियुक्त करती है और फिर दोनों सरकार में आ जाते हैं। अब उनका ये बयान पीएम मोदी से जोड़ा जा रहा है क्योंकि विपक्ष तो पहले से ही पीएम मोदी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाता आ रहा है और अब नितिन गडकरी के बयान ने विपक्ष के आरोपों को बल दे दिया है। साथ ही बीजेपी की नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में पीएम मोदी बुरी तरह घिरते दिखाई दे रही हैं। अब गडकरी के इस बयान का बीजेपी खेमे में क्या असर होता है, ये देखना होगा। गडकरी के बयान ने बीजेपी में खलबली मचा दी है तो उपराष्ट्रपति चुनाव भी काफी दिलचस्प होता जा रहा है। दोनों ही गठबंधनों के उम्मीदवार अपने लिए समर्थन जुटाने में लगे हैं। इसी सिलसिले में इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार
बी सुदर्शन रेड्डी हैदराबाद पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम रेवंत रेड्डी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। सुदर्शन रेड्डी जीत इस मौके जाएगा, पर जिसके लिए वो उन्होंने अच्छा सभी है। पार्टियों से एक अहम अपील की, साथ ही एनडीए उम्मीदवार को लेकर बड़ी बात कह दी। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार डी सुदर्शन रेड्डी ने एनडीए की उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन पर निशाना साधा है। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सीपी राधाकृष्णन को खुली बहस के लिए चुनौती दे दी। रेड्डी ने कहा कि मेरे प्रतिद्वंदी ज्यादा बात नहीं करते, इसलिए एक डिबेट से दोनों की योग्यता का पता चल जाएगा। रेड्डी ने बताया कि उन्हें इंडिया गठबंधन के अलावा आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों का भी समर्थन मिल रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी लड़ाई संविधान को बचाने के लिए है। अपने लंबे कानूनी करियर का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वो 1971 से ही संविधान के प्रति समर्पित रहे हैं। वो आंध्र प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश तक रहे। रेड्डी ने साफ किया कि मैं किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा हूं, इसी वजह से मैं योग्यता के आधार पर सभी सांसदों से समर्थन की अपील कर रहा हूं। उन्होंने आगे कहा कि वो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों को व्यक्तिगत पत्र लिखकर वोट देने की अपील करेंगे और मौका मिलने पर वो बीजेपी नेतृत्व से भी मिलने को तैयार हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये उपराष्ट्रपति चुनाव जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के कारण हो रहा है, जिसका चुनाव 9 सितंबर को होना है। अब सबकी निगाहें इस तारीख पर टिकी हुई हैं, जिस दिन देश को नया उपराष्ट्रपति मिलेगा। एनडीए उम्मीदवार को सुदर्शन रेड्डी ने चुनौती दी है कि चुनाव से पहले खुली डिबेट करें, जिससे दोनों ही उम्मीदवारों की योग्यता का भी पता चल जाए। वैसे चुनौती तो पीएम मोदी को भी लगातार दी जा रही थी कि वो मणिपुर कब जाएंगे, कब वहां के लोगों से मिलकर शांति की अपील करेंगे, और अब पीएम पर विपक्ष का दबाव साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। If you're looking for a business loan, जल्द ही मणिपुर का दौरा करने वाले हैं। 2023 की जातीय हिंसा के बाद ये उनका पहला दौरा होगा। मोदी मणिपुर में इम्फाल और चुराचांदपुर का दौरा करेंगे, जहां वो हिंसा से विस्थापित लोगों से मुलाकात करेंगे और कुछ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की घोषणा और उद्घाटन करेंगे। लेकिन उनके इस दौरे पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या पीएम मोदी का ये दौरा मणिपुर के जख्मों पर मरहम लगाएगा, या ये दौरा विपक्ष के दबाव में किया जा रहा है, जो लगातार पीएम मोदी को मणिपुर नहीं जाने को लेकर घेर रहा है। दरअसल साल 2023 में मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग के विरोध में शुरू हुई हिंसा ने पूरे राज्य में शांति को भंग कर दिया था। दावा तो ये भी किया जाता है कि सरकार की तरफ से भी इस मामले को भड़कने दिया गया, लेकिन जब हालात बेकाबू हो गए तो फरवरी 2025 में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। वहीं अब आलम यह है कि 250 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 60,000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में जिंदगी काट रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी मणिपुर से दूरी ही बनाते दिखाई दिए। यहाँ तक कि मणिपुर पर उन्होंने कोई बयान भी नहीं दिया। यहाँ तक कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पीएम मोदी देश के हर कोने में प्रचार के लिए पहुंचे थे, लेकिन मणिपुर नहीं गए। अब पीएम मोदी मणिपुर जा रही हैं, जिसे लेकर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि मणिपुर जल रहा था, लेकिन केंद्र सरकार और बीजेपी ने सिर्फ सियासी रोटियां सेकने की कोशिश की। पीएम मोदी का दौरा भी अब एक दिखावा लगता है, क्योंकि 21 महीने तक उन्होंने मणिपुर की सुध नहीं ली। 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि पार्टी के भीतर नेतृत्व पर सहमति नहीं बनी। 21 महीने की हिंसा के बाद ये कदम उठाया गया। कांग्रेस ने इस पर भी सवाल उठाया और बीजेपी पर निशाना साधा। वहीं सितंबर के दूसरे हफ्ते में पीएम मोदी मणिपुर पहुंच सकते हैं। विपक्ष के दबाव में आखिरकार पीएम मोदी मणिपुर जा रही हैं, लेकिन उससे पहले उनके चीन दौरे ने देश और दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। भारत चीन के रिश्तों में आती नरमी दुनिया में नए ऑर्डर के स्थापित होने के संकेत दे रही है। एससीओ बैठक में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। इसे लेकर खुद अमेरिकी मीडिया ने ही राष्ट्रपति ट्रंप को आईना दिखाया है। तो एससीओ बैठक ने कैसे अमेरिका की बढ़ाई टेंशन, रिपोर्ट। चीन में तमाम देशों के नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। पीएम मोदी के 7 साल बाद चीन जाने को लेकर पहले से ही ये बैठक सुर्खियों में है और अब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। तीनों नेताओं की ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीनों ही देशों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया हुआ है। वो भारत पर रूस से व्यापार खत्म करने का दबाव बना रहे हैं। उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ भी लगाया हुआ है, जबकि रूस पर तो पहले से ही कई प्रतिबंध लगे हुए हैं। इन हालात में पीएम मोदी ने एससीओ बैठक के इतर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की और रूस यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा की। बैठक के बाद पुतिन ने कहा कि मुश्किल हालात में भी भारत रूस साथ है। दोनों नेताओं की इस मुलाकात को अमेरिका के लिए कड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
वहीं चीन और भारत की बढ़ती नजदीकी भी अमेरिका की टेंशन को बढ़ा रही है। एससीओ समिट के घोषणा पत्र में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की गई। गौरतलब है कि इससे पहले जून में हुई रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान एससीओ के घोषणा पत्र में पहलगाम हमले का जिक्र भी नहीं था। इसे लेकर भारत ने नाराजगी भी जताई थी, लेकिन अब पीएम मोदी के साथ जिस तरह चीनी राष्ट्रपति की द्विपक्षीय मुलाकात हुई, उन्होंने रिश्तों को मजबूत करने पर प्रतिबद्धता जताई और अब एससीओ बैठक में भारत की मांग को रेखांकित भी किया गया, जिसके बाद एशियाई ताकतों के एकजुट होने की चर्चा चल रही है, जो दुनिया में नया ऑर्डर स्थापित कर सकता है। इसे लेकर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को घेरा है। उन्होंने कहा कि चीन के खिलाफ भारत अमेरिका का विकल्प था, लेकिन ट्रंप ने इसे खत्म कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स से नहीं, कई जानकारों का भी यही कहना है कि अमेरिका ने भारत को चीन से हाथ मिलाने पर मजबूर किया है और इसका नुकसान भी अब उसे ही उठाना पड़ेगा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। राहुल गांधी रोज बिहार से मोदी सरकार पर गोले दाग रहे हैं। सबसे बड़ा हमला तो उन्होंने वोट चोर बम से कर दिया है, जिससे चुनाव आयोग में हड़कंप मचा हुआ है। और अब वो हाइड्रोजन बम डालने की बात कर रहे हैं। कुछ हो या ना हो, मोदी जी को चाइना से हाइड्रोजन बम से बचने की तरकीब ज़रूर पूछ कर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर राहुल की गारंटी शुरू हो गई है।